उस साल कस्बे में सर्दी कुछ ज्यादा ही बेरहम हो गई थी। ऐसी सर्दी जो सिर्फ बदन नहीं, इंसान की सोच तक जमा दे। हवा जब चलती तो लगता जैसे किसी ने बर्फ की धार से छू लिया हो। कोहरा धीरे धीरे गलियों को निगल रहा था और रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें अजनबी लगने लगी थीं। हर रोज की तरह हम लोग पुराने बरगद वाले चबूतरे पर जमा थे। यही जगह थी जहां रातें कटती थीं, बातें होती थीं और डर बिना बुलाए चला आता था। अलाव जल रहा था, लकड़ियां चटक रही थीं, लेकिन ठंड फिर भी बदन के आर पार जा रही थी। यार, इस बार की ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं लग रही? दीपक ने हाथ आग की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में कंपी साफ थी। सच बोल रहा है। सुबह बाइक स्टार्ट करते वक्त तो उंगलियां जवाब दे देती हैं। हम हल्का सा हंसे, लेकिन हंसी में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। ठंड के साथ साथ मन में भी कुछ अजीब सा बैठा हुआ था। तभी रमेश ने अचानक आवाज धीमी कर दी। एक बात है जो दिमाग से निकल नहीं रही। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था कि हम सब उसकी तरफ देखने लगे। क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहा है? कल रात नदी वाले रास्ते के पास मैंने कुछ देखा था। अलाव की लपटें जैसे पल भर को थम गईं। कुछ मतलब जानवर? नहीं, औरत थी। हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। इतनी रात को अकेली? हाँ, और उसकी चाल ठीक नहीं थी। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला, बस अलाव में जलती लकड़ियों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की गूंज। मैंने घड़ी की तरफ देखा। वैसे आज शेखर काका नहीं आए? ये नाम लेते ही सब चुप हो गए। शेखर काका, कस्बे के सबसे पुराने आदमी, कहानी सुनाने वाले, और ऐसी रातों के लिए जैसे बने हों। तभी धुंध के भीतर कुछ हिलता हुआ दिखा। पहले सिर्फ एक परछाई, फिर धीरे धीरे एक आकृति। ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा खुद किसी को हमारी तरफ धकेल रहा हो। वो देखो, कोई आ रहा है। जैसे जैसे आकृति पास आई, पहचान साफ हो गई। शेखर काका। वो बिना कुछ बोले चबूतरे पर आए, सीधे अलाव के पास बैठ गए। चेहरा बुझा हुआ था और आंखों में आज कुछ अलग ही ठहराव था। काका, आज बड़ी देर कर दी। काका ने आग की तरफ हाथ बढ़ाए, फिर धीरे से बोले, आज जो बताने वाला हूँ वो कहानी नहीं है। हम सब सीधा होकर बैठ गए। ये मेरी अपनी जिंदगी की एक रात है, और अगर उस रात में बचा नहीं होता तो आज यहाँ बैठा नहीं होता। हवा एक तेज झोंका लेकर आई। अलाव की लपटें कांप गईं। कहानी शुरू हो चुकी थी। चबूतरे पर अब कोई हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड के साथ साथ डर भी जमीन पर बैठ गया हो। शेखर काका ने अलाव में एक सूखी लकड़ी डाली। चटकने की आवाज इतनी तेज लगी कि सब चौंक गए। काका ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें आग में थीं, लेकिन लगता था वो बहुत दूर किसी और रात में देख रहे हैं। उस दिन मैं भैरवपुर से देर रात लौटा था। उनकी आवाज भारी थी, जैसे हर शब्द उठाने में ताकत लग रही हो। दावत लंबी खींच गई और जब निकला तो बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा फिर तेज हो गई। कोहरा अलाव की रोशनी को निगलता सा लग रहा था। अकेले लौट रहे थे काका? हाँ, और रास्ता पूरा सुनसान। काका ने पल भर रुककर चारों तरफ देखा, जैसे जांच रहे हों कि सब सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं। चलते चलते मुझे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। ये सुनते ही हम सब एक दूसरे को देखने लगे। इतनी रात को भी खुली थी? यही तो बात थी। काका ने हल्का सा सिर हिलाया। दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस वो एक दुकान। अलाव की लपटें अचानक ऊंची उठी। थकान बहुत थी। सोचा चाय पी लूं, शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी। हम सब सांस रोके सुन रहे थे। अब कोई मजाक नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। मैं अंदर बैठा ही था कि काका रुक गए। हवा एकदम शांत हो गई। कि क्या काका? काका ने धीरे से आंखें उठाई। मेरे बिल्कुल पास एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई। मेरे हाथ अपने आप रजाई में और गहरे चले गए। किसी ने निगलने की आवाज तक नहीं की। आपने देखा नहीं उसे आते हुए? नहीं,
उनका जवाब बहुत छोटा था, लेकिन उसी में डर भरा हुआ था। वो अचानक वहां थी। आग की रोशनी काका के चेहरे पर अजीब परछाइयां बना रही थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। काका ने उसी लहजे में दोहराया, बेटा, थोड़ा आगे तक छोड़ देगा क्या? हवा जैसे और ठंडी हो गई। आप डर नहीं गए? डर तो लगा, काका ने आग में देखते हुए कहा। लेकिन उस वक्त ज्यादा सोचा नहीं। उन्होंने बताया। मैंने पूछा, किधर जाना है? सब झुककर सुनने लगे। उसने कहा, पुरानी हवेली के पास। हम सब सिहर गए। काका ने सिर हिलाया। मुझे तब ये सब याद नहीं आया। उन्होंने आगे कहा। मैंने कहा, मुझे तो नदी वाला पुल पार करना है। काका की आवाज और धीमी हो गई। तभी वो बोली, वो पुल आज काम का नहीं। अलाव में लकड़ी टूट कर गिरी। मतलब उसने मुझे एक दूसरा रास्ता बताया। हम सब एक साथ बोल पड़े। काका ने हामी भरी। छोटा रास्ता, लेकिन जंगल के बीच से। काका ने गहरी सांस ली। और मैंने हाँ कर दी। हवा ने जोर का झोंका मारा। अलाव की लपटें डगमगा गईं। यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। चबूतरे पर बैठे हम सबको अब ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। डर ने जैसे बदन में अपनी जगह बना ली थी। शेखर काका की आवाज हमें उस रात में खींचे ले जा रही थी। एक ऐसी रात जहां हर कदम के साथ गलती भारी होती जा रही थी। अलाव में आग अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी पहले जैसी नहीं लग रही थी। परछाइयां लंबी हो चुकी थीं। जैसे ही हम उस रास्ते पर मुड़े, काका रुक गए। उनकी उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गईं। मेरा दिल बैठने लगा। हवा पेड़ों से टकराकर सीटी जैसी आवाज करने लगी थी। कोहरा अब रास्ते से चिपक गया था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। काका बोलते जा रहे थे और हमें लग रहा था जैसे हम भी उनके पीछे पीछे उस रास्ते पर चल रहे हों। आसमान दिख ही नहीं रहा था, बस अंधेरा और सन्नाटा। किसी ने खांसने तक की हिम्मत नहीं की। उस औरत, वो आगे चल रही थी? हाँ। काका का जवाब तुरंत आया। और मैं उसके पीछे। उन्होंने थोड़ा झुककर कहा। लेकिन सबसे अजीब बात कुछ और थी। सबने एक साथ पूछा, क्या? काका की आवाज लगभग फुसफुसाहट बन गई। उसके कदमों की आवाज। हवा अचानक थम गई। आवाज नहीं आ रही थी। नहीं। काका ने धीरे से सिर हिलाया। इतना सन्नाटा कि डर लगने लगा। दूर कहीं से किसी जानवर के चीखने जैसी आवाज आई। रमेश ने रजाई और कस ली। मैंने खुद को समझाया, शायद बारिश की वजह से आवाज दब रही हो। लेकिन उनके चेहरे से साफ था। दिल ये बात मान नहीं रहा था। चलते चलते बारिश तेज हो गई। हवा ने अलाव को झटका दिया। चिंगारियां उड़कर अंधेरे में गुम हो गईं। तभी वो अचानक रुक गई। मेरे गले में कुछ अटक सा गया। फिर उसने कहा, बस 2 कदम और। काका ने आंखें बंद कर ली। मेरा घर आ गया। उस पल का सन्नाटा बहुत भारी था। जंगल के बीच घर? काका ने धीरे से कहा। हाँ। उन्होंने आगे बताया। चारों तरफ जंगल, दूर दूर तक कुछ नहीं। काका ने निगलते हुए कहा। और बीच में एक अकेला घर। अलाव की आग अब धीमी पड़ चुकी थी। आपने कुछ पूछा उससे? काका ने हामी भरी। मैंने पूछा, अम्मा, आप यहाँ अकेली रहती हैं? काका की आवाज बदल गई। उसने कहा, हाँ बेटा। काका ने एक पल रुककर जोड़ा। पूरे जंगल में सिर्फ मैं। उसी पल आसमान में जोर की बिजली कड़की। पूरे जंगल में सिर्फ मैं। और उसी रोशनी में शेखर काका ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी सांसें रोक दी। चबूतरे पर अब कोई सांस भी जैसे गिन कर ले रहा था। हवा अचानक थम गई थी और उसी खामोशी में शेखर काका की आवाज और भी डरावनी लगने लगी। अलाव की आग अब धीमी पड़ चुकी थी। लकड़ियां जल तो रही थीं, लेकिन उनमें अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात काका के भीतर की हिम्मत। उसने जैसे ही कहा कि इस जंगल में सिर्फ वही रहती है। काका रुक गए। उनकी आंखें फैल गईं, जैसे वो दृश्य अब भी उनके सामने हो। तभी आसमान फट पड़ा। बिजली की कड़क ऐसी थी कि चबूतरे पर बैठे हम सब उछल पड़े। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वही रात लौट आई हो। बिजली चमकी थी?
काका ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और उसी एक पल की रोशनी में उनकी आवाज भर्रा गई। मैंने उसे ठीक से देखा। मेरे हाथ अपने आप कस गए। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। क्या देखा काका? काका ने जवाब देने से पहले आंखें बंद की। जो मेरे सामने खड़ी थी हवा ने अचानक झाड़ियों को हिला दिया। वो बूढ़ी औरत नहीं थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। काका ने शब्द बहुत सोच समझकर चुने। उसकी नजरें जैसे मुझसे नहीं, मेरे भीतर से कुछ देख रही हों। अलाव की रोशनी काका के चेहरे पर कांप रही थी। और उसका चेहरा, काका रुक गए, गला साफ किया। वो चेहरा किसी जिंदा इंसान का नहीं लग रहा था। किसी ने धीरे से हे भगवान कहा। उसने कुछ कहा? काका ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने कहा। वो बस मुझे देख रही थी। जैसे उस पल में समय भी रुक गया हो। और तभी हवा ने जोर का झोंका मारा। अलाव से चिंगारियां उड़ गईं। मेरे कानों में किसी औरत की चीख गूंजी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। चीख कहां से? काका की आवाज बहुत भारी थी। यही तो बात थी। उन्होंने कहा। उस जंगल में, उस घर में कोई और था ही नहीं। काका ने मुट्ठी भींच ली। उसी पल मुझे समझ आ गया। वो आगे झुके। अगर मैं एक सेकंड भी रुका हवा ने फिर से शोर किया। तो मैं वापस नहीं लौटूंगा। और तभी शेखर काका ने वो फैसला लिया जिसने उनकी जान बचाई। चबूतरे पर बैठे हम सब की सांसें अब खुद पर काबू में नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे शेखर काका अकेले नहीं भाग रहे थे। हम सब उनके साथ उसी जंगल में फंस चुके थे। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। मैंने जरा भी देर नहीं की। काका की आवाज में अब डर नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की जिद थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। अलाव से एक लकड़ी टूटकर अलग हो गई। चिंगारी उड़ते ही अंधेरे में गुम हो गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे काका उस रात अंधेरे में दौड़ पड़े थे। आप बस दौड़ते रहे? काका ने सिर हिलाया। जितनी ताकत थी सब लगा दी। उन्होंने बताया। बारिश अब तीरों की तरह लग रही थी। हवा बदन से टकराकर चुभ रही थी। कोहरा आंखों में भर रहा था। पेड़, झाड़ियां, कांटे, कुछ भी रास्ते से हट नहीं रहा था। रमेश की उंगलियां कांप रही थीं। आपको लगा वो पीछे है? काका का जवाब तुरंत आया। हाँ, एक ही शब्द, लेकिन उसमें पूरा डर भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे। काका ने आंखें बंद की। ओ, बस एक कदम पीछे। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कोई आवाज? काका ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने कहा। बस वही सन्नाटा, और फिर जो पीछा होने से भी ज्यादा डरावना होता है। हवा ने अचानक जोर का झोंका मारा। अलाव की लपटें लगभग बुझ गईं। भागते भागते मेरे पैर लड़खड़ा गए। सबकी सांस अटक गई। गिर गए थे? काका ने सिर हिलाया। लेकिन रुका नहीं। उन्होंने कहा। उस रात मुझे समझ आ गया था। काका ने सामने देखा। रुकना मतलब खत्म। काफी देर तक सिर्फ दौड़ने की कहानी थी। सांसें, डर, अंधेरा सब खुल चुके थे। और फिर काका की आवाज थोड़ी धीमी पड़ी। जंगल खत्म हुआ। हम सब ने एक साथ राहत की सांस ली। मेरे सामने रोशनी थी। वो रोशनी सिर्फ गांव की नहीं थी, जिंदगी की थी। चबूतरे पर अब सिर्फ ठंडी हवा थी। आग की जगह राख रह गई थी। और हमारे भीतर वो डर जो अब भी पूरी तरह गया नहीं था। शेखर काका धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी चाल में आज भी उस रात की थकान छुपी हुई लग रही थी। उस रात मैं चारपाई पर लेटा जरूर था। काका ने आसमान की तरफ देखा। लेकिन नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। हवा ने एक लंबी सांस जैसी आवाज निकाली। बार बार वही चेहरा सामने आ जाता था। हम सब बिना पलक झपकाए सुन रहे थे। वही आंखें, वही खामोशी। काका ने पल भर को रुककर कहा। और वो एहसास। उनकी आवाज भर्रा गई कि अगर उस रात मैंने शॉर्टकट न लिया होता। हवा तेज हो गई। ओ, तो ये सब नहीं होता। काका ने हमारी तरफ देखा। सुबह होते ही मैं बिना रुके अपने घर की तरफ चल पड़ा। पूरब की तरफ हल्की रोशनी उगने लगी थी। और उसी दिन काका ने जोर देकर कहा। मैंने एक कसम खाई। हम सब झुक आए।
कि जिंदगी में कभी भी जल्दबाजी में गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। काका ने गहरी सांस ली। और ये भी उनकी आंखें सीधी हम पर थीं। कि सुनसान रास्तों पर बिना सोचे किसी की मदद के लिए कदम नहीं बढ़ाऊंगा। चबूतरे पर गहरा सन्नाटा छा गया। काका, आपकी कहानी। दीपक शब्द पूरे नहीं कर पाया। डराने के लिए नहीं सुनाई, काका ने धीरे से कहा, समझाने के लिए सुनाई है। हवा ने आखिरी झोंका मारा। कोहरा फिर से गलियों में उतर आया। शेखर काका चबूतरे से उतरकर अंधेरे में गुम हो गए। हम सब देर तक वहीं बैठे रहे। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस रात खामोशी ही सबसे डरावनी कहानी थी।